हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपका चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं 10 मिनट के अंदर अंदर, और फ्री पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं सभी सब्जेक्ट्स के इंक्लूडिंग हिंदी, सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप एंड यू कैन ज्वाइन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, यशोधर बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालिए। मीन्स जो यशोधर बाबू थे वो कैसे थे? तो सबसे पहले वो बहुत सादगी पसंद करते थे, सिंप्लिसिटी, उनको बहुत ही ज़्यादा सादगी पसंद थी, ठीक है। और वो ऐसे ही व्यक्ति थे, और उन्हें घर या दफ्तर कहीं पर भी किसी भी तरीके की पार्टी करना, ये सब तामझाम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पैदल अपने घर से दफ्तर तक जाते थे, दफ्तर से घर आते थे। उन्हें किसी तरीके का मॉडर्न रहना पसंद नहीं था। फिर है परंपरावादी। यशोधर बाबू जो है वो परंपराओं को बहुत समर्थन करते थे। मीन्स जो पुराने रिचुअल्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, ठीक है। और उन्हें क्या है कि जो समाज में रहना पसंद था, रिश्तों को निभाना पसंद था, और जो मॉडर्न होना जो है वो इन्हें पसंद नहीं था। फिर है आदर्शवादी। यशोधर बाबू जो है वो बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति थे, और वो जीवन भर अपने आदर्शों का पालन करते थे, ठीक है। और वो अपने विचारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, वो अपने आप को सही मानते थे। सो ये आप इसमें लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू किशन दा से कहाँ तक प्रभावित थे? सो देखो, यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं किशन दा ने बहुत प्रेरणा दी थी, मोटिवेट किया था। और उनका अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, मीन्स अपने से नीचे से जो बिहेवियर होता है, और जो हमारे इंडियन वैल्यूज में विश्वास रखना, साधारण रहन सहन रखना, सिंप्लिसिटी, और मतलब दौलत को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, ये सारी चीजें इन्होंने किशन दा से ही सीखी थी। और उनके जीवन में किशन दा की ही छाप दिखाई देती है, ठीक है। और परंतु यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, ठीक है। यशोधर बाबू को बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन नहीं पसंद। और ये क्या है, किशन दा ने जो इन्हें सिखाया था ये उसी से चिपके हुए हैं। यशोधर बाबू बच्चों की आधुनिकता को भी विरोध करते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो मॉडर्न रहना चाहते हैं, बट यशोधर बाबू को वो पसंद नहीं है। पत्नी का जो पहनावा, लड़कों के चाल चलन, हाव भाव, ये उनको पसंद नहीं आते। उनकी लड़की जो मॉडर्न कपड़े पहन रही है वो उन्हें पसंद नहीं आता। तो इस प्रकार यशोधर बाबू वर्तमान समय के साथ अपना जीवन और जो उनके विचार हैं वो बदल नहीं पा रहे हैं। मतलब किशन दा की ही उन्हें याद आती है हमेशा, और किशन दा की तरह ही वो, आप अगर देखोगे कि अगर वो किशन दा की तरह घर गृहस्थी के जाल में ना पड़ते तो मस्ती भरा जीवन जीते, ठीक है। लेकिन जो उनकी पत्नी है वो इनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। वो अपने आप को अपने बच्चों की तरह ही बना लेती है। मीन्स इसकी पत्नी भी मॉडर्न हो जाती है, बट ये यशोधर बाबू पुराने के पुराने ही रहते हैं। फिर उसके बाद है, किशन दा ने यशोधर बाबू को किस प्रकार सहायता दी? अब किशन दा दिल्ली में रहा करते थे। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए तो शहर का जीवन उनको पता नहीं था भाई कैसा होता है, और किशन दा ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, नौकरी दिलवाई, शिक्षा में उनकी मदद करी। और किशन दा ने यशोधर बाबू को कैसे सिखाया कि अपने से छोटे का कैसा तुम्हें बिहेव रखना, अपना बिहेवियर रखना है, कैसे भारत के जो मूल्य होते हैं, संस्कृति, वो समझना है, सिंपल रहना है। ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई। और यशोधर बाबू को ये जीवन के मूल्य किशन दा ने ऐसे सिखाए कि वो किशन दा के उत्तराधिकारी बन गए। मीन्स किशन दा के बाद अगर कोई उनके जैसा था तो यशोधर बाबू ही थे। और यशोधर बाबू ने भी उनके जो जीवन मूल्य थे वो अपनाए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा। और जो तौर तरीके किशन दा ने इनको बताए थे और जो सलाह दी थी वो किशन दा ने पूरी पूरी अपनाई। और ये पुराने विचार, रूढ़िवादी विचार बहुत अच्छे से मतलब यशोधर बाबू आज के जमाने में भी लेकर चल रहे थे। और लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पूरी आजादी दे रखी थी कि आपको जो मन करे वो आप कर सकते हो। और इनकी जो पत्नी थी वो भी थोड़ा वेस्टर्न विश्वास में, मतलब वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा विश्वास रखती थी। अगला सवाल है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के मानसिक द्वंद का जो यहाँ पे बताया गया है व्यंग है वो आपको पूछा जा रहा है। सो इसमें होता क्या है कि जब यशोधर बाबू को भूषण ने ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया, तब पुत्र द्वारा ये कहे जाने पर, बब्बा आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तब आप ये ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाया कीजिए, उन्हें बहुत बुरा लग गया और उनकी आंखों में पानी सा आ गया।
बेटा उनसे यह भी कह सकता था कि पिताजी दूध मैं ला दिया करूंगा, अब आपकी उम्र आराम करने की है, लेकिन बेटे ने ये नहीं बोला। बेटा कह रहा है कि आप ये गाउन पहन के दूध ले आना। तो भाई उनके मन में धक्का सा लग गया और वो बहुत दुखी हो गए थे अंदर ही अंदर। और यशोधर बाबू वेस्टर्न संस्कृति का बहुत विरोध करते थे, नए जमाने की परंपराएं उन्हें पसंद नहीं थी। पत्नी बच्चों के साथ मॉडर्न होती जा रही है। जब उनकी सिल्वर वेडिंग का कार्यक्रम था, जब वो सिल्वर एक वेडिंग का टाइम आता है ना, सिल्वर जुबली टाइप से जो होती है, सो उनकी पत्नी ने बिना बाजू का ब्लाउज पहना था और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी थी, होठों पर लिपस्टिक थी। भाई ऐसे में तो यशोधर बाबू ने बोला ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब बाबू ने ये सब देखा बदलाव होते हुए तो उन्हें धक्का सा लगा, वो शर्म के मारे छुप गए। वो कहते हैं रिश्तेदारों से मैं मिलूंगा नहीं, मैं बैठूंगा भी नहीं, मेरी पत्नी तो ऐसे कपड़े पहनती है। तो ये सब हो रहा है। फिर अगला सवाल है सम हाउ इम्प्रॉपर। ये जो लाइन आती है ये यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य में ये यूज करते थे, ये वर्ड, ये लाइन समहाउ इम्प्रॉपर। ये कैसे यूज करते थे, ठीक है। सो यशोधर बाबू ने किशन दास से ये सारी चीजें सीखी थी और समहाउ इम्प्रॉपर वो बहुत ज्यादा यूज करते थे। जैसे साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, मतलब पुत्र को अगर वो सैलरी सही नहीं मिली तो वो कहते थे कि सैलरी समहाउ इम्प्रॉपर है। अगर स्कूटर की सवारी करनी है तो वो कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर है। फिर दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की बात होती है कि भाई पार्टी वार्टी, तो वो कहता है ये समहाउ इम्प्रॉपर है। डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर भी वो ये वर्ड यूज करते थे। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करते टाइम भी वो ये वर्ड कहते थे। छोटे साले के ओछेपन पर भी वो ये वर्ड यूज करते थे। केक काटने पर जो ये वेस्टर्न कल्चर होता है सारा केक कटिंग का, इसको भी वो इम्प्रॉपर कहते थे। सो इन सभी जगहों पर हमें पता चलता है कि उनके अपने कुछ सिद्धांत थे, अपने कुछ विचार थे। वो आधुनिकता को नहीं मानते थे, नहीं अपनाना चाहते थे। वेस्टर्न कल्चर को वो पूरी तरीके से डिस्कार्ड करते हैं। सो आप समझ रहे होंगे यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हैं, नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती। देखो यशोधर बाबू पुराने जीवन को जीना चाहते हैं, ठीक है, और यशोधर बाबू आधुनिकता को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, लेकिन उन्होंने अपने बीवी बच्चों को ये छूट दे रखी है। वो अपने जीवन में उन्होंने कुछ दृढ़ निश्चय ले रखे हैं, उसी पे वो चल रहे हैं, ठीक है। वो अपनी नौकरी के अलावा और कोई पैसा कमाने के बारे में सोचते भी नहीं है। और वो अपने कोटे का फ्लैट भी उन्होंने नहीं लिया, इतना ईमानदार बन रहे हैं। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह लेकर हर काम करें, पहनावा भी मेरे हिसाब से करें। तो समय के साथ चलकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। ये बात जो है पुरानी पीढ़ी के सदस्यों को समझना पड़ेगा। अगर आप पुरानी पीढ़ी के हो तो आपको समझना पड़ेगा भाई टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। लेकिन नई पीढ़ी को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप बदलाव ला रहे हो अपने अंदर वो आपकी अच्छाई के लिए होना चाहिए, आपको वो बदलाव खराब ना करे। फिर अगला सवाल है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू इसमें फेल हो जाते हैं। कैसे? देखो यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। वो जानती है कि भाई बच्चों से अगर मुझे अच्छी बनानी है तो बच्चों की सोच के अनुसार मुझे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यशोधर बाबू तो खुद को बदलते नहीं है, ठीक है। वो हमेशा किसी न किसी उलझन में फंसे रहते हैं, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं। वे मतलब ये चाहते हैं पूरा बड़ा परिवार हो, सभी मेरी सुने, हम इंडियन जो एक कल्चर होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग रहें, ठीक है। और वो आधुनिकता को बिल्कुल नकारते हैं, जबकि उनकी पत्नी साड़ी भी पहन रही है बिना वो मतलब उसके बाजू के ब्लाउज की, एड़ी वाली हील पहन रही है। ये सब बातें हैं। फिर अगला सवाल है, पाठ में एक लाइन आई थी जो हुआ होगा, ये वाक्य क्या कहता है? जो हुआ होगा का मतलब क्या है? सो जो हुआ होगा जो लाइन आती है ये जब आती है जब यशोधर किशन दाग की किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता ही नहीं क्या हुआ होगा। मतलब इसका अर्थ ये है कि किशन दाग की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी में थी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ होगा। सो मतलब दूसरा ये है कि वे इसे अपने से मिली उपेक्षा के लिए भी करते हैं, मतलब अपने को जो उनको अपेक्षा मिलती है अपनों से। जैसे वो कहते हैं कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। मीन्स जब कुछ लोग कहते थे कि भाई मतलब उससे बात करते थे तो यही है कि भाई जब कहते हैं ना जो हुआ होगा जो हुआ होगा, ये लाइन मतलब चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, सभी लोगों की डेथ होती है, जो हुआ होगा, कोई किसी को याद नहीं रखता। तो उसके बाद अगला सवाल है, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या मैसेज दिया है? सो ये कहानी हमें बताती है जनरेशन गैप के बारे में। ये हमारे मेन सेंट्रल मतलब आइडिया यही है, मूल संवेदना,
कि मतलब ये यशोधर बाबू पुराने संस्कार, नियमों को, कायदों को रखना चाहते हैं, उनका परिवार मॉडर्न होना चाहता है, बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं, जो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यशोधर बाबू थोड़ा जो है धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उन्हें बहुत सुख मिलता है और जीवन भी खुशी से व्यतीत करते थे, ठीक है। धीरे धीरे वो आगे समझते हैं बातों को और फिर वो थोड़ा थोड़ा अपने में चेंजेस लाना शुरू करते हैं। फिर यशोधर पंत जो थे, उनके चरित्र की विशेषताएं बताओ। तो सबसे पहले वो परंपरावादी थे, बहुत ज्यादा परंपरा, पुराने रीति रिवाज, बड़ा परिवार हो, पत्नी बेटे उनको सुने समझे, ठीक है, और ये सब उनके अंदर था। फिर असंतुष्ट, यशोधर असंतुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे, ठीक है। यशोधर बाबू का ये मैंने शायद आपको चरित्र स्टार्टिंग में भी बता दिया है, थोड़ा वो असंतुष्ट रहते थे, नई नई चीजें उनको पसंद नहीं थी, पहनावा पसंद नहीं था, रूढ़िवादी थे, पुराने विचार वाले थे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।